Hello, welcome everyone to Resonance PCCP division. My name is Vahani Singh. Today we will talk about and second chapter of NCERT economy, understanding the economic development, that is sectors of Indian economy. Brief में चर्चा करेंगे इसकी, then after that as usual अपन देखेंगे इसके जो NCERT के क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज होगी, उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट आपका आता है इंट्रोडक्शन के अंदर, इसके अंदर तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर अलग अलग जो डिफरेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की बात करेंगे अपन. इसके अंदर क्या क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए, वी विल लुक एट एवरी एस्पेक्ट. ठीक है. और इसके अंदर सबसे पहले आपको जो ब्रीफ में जानना जरूरी है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो सबसे पहले ब्रीफ में क्वेश्चन आता है. ठीक है. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, तो and second is non-economic activities. ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सबसे पहले आप ध्यान देंगे, दैट इज कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. इसका एक एग्जांपल बेसिकली आप समझ सकते हैं, अपन अपने घर पे ही देख सकते हैं. वी कैन लुक एट ऑन आवरसेल्फ. सबसे पहले देखिए एग्जांपल देखते हैं. जैसे एज आवर मदर कुक्स फूड एट आवर होम, है ना, जो मम्मी अपना खाना बनाती है यूजुअली फॉर आवर फैमिली. सो she can't be paid for that work. ठीक है. usually that is work but there is no financial transaction, या फिर उसके अंदर कोई भी फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मनी इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजेक्शन. जो भी उन्होंने काम किया फॉर दैट वर्क और दैट सर्विसेज और दैट गुड्स, शी इज नॉट गेट पेड फॉर इट. और अगर पेड नहीं है तो कोई भी उनका टैक्सेशन नहीं है, तो कोई भी उनका इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक है. तो ये कैसी एक्टिविटी हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब अगर अज्यूम कीजिए आप कि इफ शी स्टार्ट टू वर्क इन ए रेस्टोरेंट. ठीक है. अब जब रेस्टोरेंट में वर्क करेंगी, देन शी विल बी गेट पेड फॉर इट. अब शी विल गेट पेड फॉर इट, तो देयर विल बी इन्वॉल्व्ड जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी. शी विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमी ऑफ कंट्री. ठीक है. जब वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगी तो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. दिस इज द बेसिक एग्जांपल और बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है. तो ये सबसे इंट्रोडक्शन. इंडिया के अंदर लोग वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं, जिसके अंदर कुछ प्रोड्यूसिंग गुड्स वगैरह हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती है. जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिनको अपन अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, सेक्टर. डिवाइडेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन सर्टेन ग्रुप्स इज कॉल्ड एज सेक्टर्स. ठीक है. अब सेक्टर देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में. इंडियन इकोनॉमी में आपके 3 टाइप के सेक्टर होते हैं, बेसिक क्लासेस से भी अपन पढ़ते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर. बेसिक क्लासेस में सिर्फ अपन इनका नाम देखते थे और इनका जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर कहते थे. नाउ वी विल लुक इट इन द डिटेल्स में इनको क्या क्या एक्टिविटीज कवर होती है, क्या क्या चीजें हो सकती है, उनके बारे में देखेंगे. सेकेंडरी एंड टर्शियरी. ठीक है. ओके. तो प्राइमरी सेक्टर है. प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके अंदर अपन एक्सप्लॉयटेशन करते हैं किसका, नेचुरल रिसोर्सेज या फिर प्राकृतिक संसाधनों को यूज करते हुए जो भी एक्टिविटी करते हैं अपन, उसको अपन डालते हैं किसके अंदर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर. और यही सभी जितनी भी एक्टिविटीज आगे होगी, सब्सिक्वेंट उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, उन सब का बेस क्या होगा, यही प्राइमरी सेक्टर होगा. इसको अपन एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं या फिर उसके रिलेटेड सेक्टर मतलब फिशरीज हो गया आपका, फॉरेस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्रीज, दीज आर ऑल अदर अलाइड सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ देन के अंदर क्या होंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स होंगे. ठीक है. फिर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं. सेकेंडरी सेक्टर जिसके अंदर अपन जो बेस प्राइमरी रॉ मटेरियल लिया आपने,
उसको एक फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। वो किसके अंदर करोगे आप? मेनली इंडस्ट्रीज के अंदर करोगे, या वर्कशॉप के अंदर करोगे, या फिर स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे मेनली क्या हो सकती है? मेनली क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएटेड किसके साथ? आपकी अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका आ गया कॉटन, आपका रॉ मटेरियल था जो आपने एग्रीकल्चर में उगाया, और कॉटन से आपने क्या बनाया? कॉटन फाइबर से क्या बनाया आपने? क्लॉथ, कपड़ा बनाया। सेम आप शुगर केन से देख सकते हो, गन्ना, यू प्रोड्यूस शुगर फ्रॉम दैट, गुड़ भी है, और अदर प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर। ठीक है, थर्ड आपका था टर्शियरी सेक्टर। ये हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलपमेंट में। इसके अंदर कोई एक्टिविटीज गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती देमसेल्फ, बट ये एड और सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। कैसे? जैसे आपको कोई भी गुड्स फैक्ट्री से लेके अब डायरेक्टली आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे, टेक्सटाइल खरीदने जाओगे, ऐसा तो है नहीं कोई भी, चलो आप कपड़ा एग्जांपल दे लो, लिवाइस की पैंट पहनते हो, जींस पहनते हो, तो लिवाइस की फैक्ट्री पे तो जाओगे नहीं, लिवाइस के शोरूम पे जाओगे, ठीक, कपड़ा लेना। तो जब शोरूम पे जाओगे तो वहाँ बीच में ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या? आपकी सर्विसेज। तो ये हेल्प कर रहा है आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से चीज ला के कहाँ पे ले रहा है? आपके टर्शियरी सेक्टर में या फिर सर्विस सेक्टर के अंदर। तो मेनली ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है गुड्स के बजाय, इसीलिए सेक्टर को अपन क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। तो अपन ने 3 नाम देखे, अपन इसको समराइज करें तो पहला क्या हो गया आपका? फर्स्ट इज योर एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल एंड allied sector. Second is industrial sector. Third is service sector. और सिंपली इसको समराइज कर सकते हो, इसके अंदर क्या होते हैं आपके? मेनली रॉ मटेरियल, इसमें होगा आपका फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, और इसमें क्या होंगी? आपकी सर्विसेज जो एड एंड सपोर्ट करेगी किसको? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है, ये ब्रीफ था, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब आते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस, इंडिया के अंदर इन सेक्टर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। जैसे आप अपन जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में, ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में ऑनवर्ड्स ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू हो गया था। बट एज वी वर कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन ने वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडिया के अंदर नहीं लाया। इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मेजरली 2 या 3 इंडस्ट्रियल हाउसेज हुआ करते थे, टाटाज, ठीक है, बिरलाज, तो 2-4 लोग होते थे स्टील का, और इसी का जमशेदपुर वगैरह में इनका ही प्रोडक्शन होता था। तो ज्यादा इंडस्ट्रीज फ्लरिश नहीं कर पा रही थी यहाँ पे, क्योंकि ब्रिटिशर डजंट वांट टू लेट देम, ठीक है, वो नहीं चाहते थे। इसलिए तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में देखेंगे तो देयर वर नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और मेजरली ऐसा कोई खास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था नहीं, ठीक है। और एग्रीकल्चर चैप्टर में आपने देखा तो मेनली इंडियन इकोनॉमी वाज एग्रीकल्चर बेस्ड, है ना, तो खेती बेस्ड इकोनॉमी थी, कृषि प्रधान देश भी कहते हैं जैसे अपन, तो कृषि बेस्ड इकोनॉमी थी। इनिशियल स्टेज के अंदर प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर था इकोनॉमी के अंदर। ज्यादा अगर लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड थे, ज्यादा अगर लोग रोजगार कहाँ करते थे? प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ठीक है, ओके। और जैसे जैसे फार्मिंग मेथड चेंज हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर भी प्रॉस्पर करने लगा, और यहाँ पे नए नए मैन्युफैक्चरिंग के मेथड आए, फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी, तो लोग धीरे धीरे किस में शिफ्ट होने लगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। बट ये ग्रोथ जो है ना, वो मेनली 1991 तक इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, इतना ज्यादा नहीं होगा। 1991 के बाद आपका जो अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, देन वी विल गेट ए बूस्ट इन आवर इकोनॉमी, में थोड़ा बूस्ट आएगा, ठीक है। तो ये ग्रोथ थोड़ी कुछ स्टेगनेट ही रहती है इस समय तक। जो जनरली लोग फार्म्स में काम करते थे, अब वो काम करने लगे कहाँ पे? फैक्ट्रीज में। और जैसे ये इंडिया के अंदर ये 20th सेंचुरी और एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ये चीजें होने लगी थी, ठीक है। और आप यूरोप में देखोगे ये चीजें कब होने लगी थी? 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ये काफी ज्यादा होने लगी थी यूरोप में। तो देयरफॉर यहाँ से अपन एक एस्पेक्ट दे सकते हैं, वी आर वेरी वे बिहाइंड इन आवर नंबर्स।
और देखेंगे पास 100 ईयर्स के अंदर जो फर्दर शिफ्ट है वो किस में देखा गया है, सेकेंडरी सेक्टर से अब लोग कहाँ जाने लगे हैं, सर्विस सेक्टर में जाने लगे हैं। टुडे टर्म कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में जो इन द टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में सर्विस सेक्टर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। कैसे? क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है वो क्या डिफाइन करता है, बेस डिफाइन करता है। आपका जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितना अच्छा आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, जितने अच्छे आपके पोर्ट्स होंगे, उतना ही ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आपकी एक्सेसिबिलिटी होगी हर चीज को लेके। तो अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनते हो तभी आप एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी ही ज्यादा इंडस्ट्रीज, देन टैक्सेशन वगैरह वो बाद की चीजें हैं। सबसे बेसिक चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर इंडिया के अंदर। ये ग्राफ दिखा रहा है आपका 1973 एंड 2013-14 के अंदर ये ग्राफ है। और ये आपके जो कंट्रीब्यूशन दिखा रखा है कि कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, चेंजेस आए हैं। अब ये जो सबसे नीचे वाला है ये क्या है आपका प्राइमरी सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का है। सेकंड आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और थर्ड आपका टर्शियरी सेक्टर का है। तो अराउंड आप देख पाओगे टर्शियरी सेक्टर के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन अराउंड 50 to 60% तक है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में आज के समय कौन करता है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, ये ग्राफ है, एनालिसिस ग्राफ है, जो 73-74 के अंदर जो अपनी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी वो मेनली सर्विस ओरिएंटेड है या फिर टर्शियरी सेक्टर बेस्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर की प्रोडक्शन में। इंपॉर्टेंस टर्शियरी सेक्टर एक तरीके से लार्जेस्ट सेक्टर इमर्ज हुआ है इंडिया के अंदर और प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर रहा है ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, इन कारणों के कारण। सबसे पहले सपोर्ट सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, वेयर हाउसेज, ट्रेड का जैसे अपन बाहर से अलग अलग पैक्ट कर रहे हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाद में, इसके बाद में काफी डेवलपमेंट हुआ तो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा इजी हो गया है और इसको अपन ग्लोबलाइजेशन में थोड़ा डिटेल से भी देखेंगे। ओके, अब डिमांड्स बढ़ी सर्विसेज की, जैसे बाहर घूमना, टूरिज्म, और जैसे लोगों का जीडीपी बढ़ रही है, लोगों का इनकम लेवल बढ़ रहा है। और लास्ट लेक्चर में अपन बात की थी परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में, तो खरीदने की शक्ति बढ़ रही है तो लोगों की अलग अलग डिमांड्स बढ़ेगी सर्विसेज के लिए कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाना, यूरोपियन कंट्रीज में जाना। तो इसकी वजह से भी एक टूरिज्म सेक्टर भी जो है आज के समय जो सर्विस सेक्टर का है, तो कई कंट्रीज सिर्फ टूरिज्म पे बेस्ड करके ही अपनी जीडीपी चलाती है। जैसे आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया जो कर रहा है, ऑयल एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा। तो सऊदी अरेबिया इज मूविंग यूजिंग दैट मनी ऑफ ऑयल इन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि टूरिज्म इकोनॉमी भी धीरे धीरे एक टाइम बाद बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देगी इन जीडीपी। ठीक है, और थर्ड रीजन है आपके इसके अंदर बेसिक सर्विसेज, जो आपके स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिसिंग, ये सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और जो सर्विस सेक्टर में राइज किया है वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हाई स्किल ओरिएंटेड सर्विस है ना, उन्हीं के अंदर हाई ग्रोथ है, और जो सब्सिस्टेंस लेवल की सर्विसेज जैसे स्मॉल शॉप्स, कीपिंग वगैरह, उनमें इतना ग्रोथ नहीं। सस्टेनेंस लेवल मतलब सिर्फ आजीविका पूर्ण करने के लिए, ठीक है, उनमें इतनी ग्रोथ नहीं है। हाई स्किल ओरिएंटेड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, डिप्लोमा, जो इनके अंदर जो बेंगलोर के अंदर जो कहते हैं अपन कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया, और कैलिफोर्निया के अंदर भी यूएसए के अंदर, जो सारी क्या है वो हाई स्किल इंजीनियरिंग जॉब्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स है। ठीक है, रादर देन कोई सस्टेनेंस लेवल की कोई जॉब नहीं है उनके अंदर। बहुत आपको प्रोपोर्शनल लेवल में उसके अंदर स्किल्स चाहिए, प्रोपोर्शनल लेवल में उसके अंदर आपको ग्रेजुएशन और दैट लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आप देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और डिस्प्रोपोर्शनेट क्यों है। क्योंकि जो आपके मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर है कंट्री के अंदर, 50% है लोग हैं अराउंड इंडिया के अंदर, 56% जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं किसके अंदर, आपके प्राइमरी सेक्टर में। और जबकि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी के अंदर, ओनली 1/6। ठीक है, 1/6 कंट्रीब्यूशन आपका, और अराउंड 30% के आसपास होगा, 30% सिर्फ कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जबकि इसके अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड है, 56%, जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर क्या बाकी के सारे लोग एम्प्लॉयड है। जो 56% के बाद कितने बच गए आपके, 44%। तो 44% आपके लोग किसमें एम्प्लॉयड है,
इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर के अंदर, जो मेनली कंट्रीब्यूशन दे रहा है आपकी जीडीपी के अंदर। टर्शियरी सेक्टर के अंदर बहुत कम लोग हैं, बट इसका जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन अराउंड 44% प्लस है, ठीक है, और पॉपुलेशन इसके अंदर 25% के अराउंड है, ठीक है। तो लेस पॉपुलेशन बट मोर कंट्रीब्यूशन, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट बराबर नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन हर किसी में। और वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है, और डिस्प्रोपोर्शनलिटी है उनके नंबर में, जितनी रिक्वायर्ड है उससे कई ज्यादा है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अभी थोड़ी देर में देखेंगे, 9th क्लास में पढ़ के आए अपन। जब उनकी प्रोडक्टिविटी को कंपेयर किया जाए तो वहां पे क्या है, एक तरीके से हिडन अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो अपने को दिखता नहीं है, और वो क्या इफेक्ट है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो इसका थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं अपन, छोटा सा, कि ये खेत है, दिस इज फार्म लैंड। अब कोई एक स्मॉल फैमिली, आपके स्टोरी वगैरह भी दे रखी है अलग अलग, सो अगर आप एनसीईआरटी के अंदर स्टोरीज दे रखी है, बट वी कंसिडर ए सिंपल एग्जांपल फॉर दैट ओनली, ठीक है। तो ये लैंड मान लो 3 एकड़ का, और एक घर के अंदर 5 मेंबर फैमिली है, कितनी, 5 मेंबर फैमिली है। अब इस पे अगर ये 3 लोग काम करे, सिर्फ 3 मेंबर्स काम करे, तो भी 3 मेट्रिक टन मान लेता हूं मैं, इतना प्रोडक्शन होगा। 5 लोग काम करें तो भी इतना ही प्रोडक्शन होगा। कुछ प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि इस लैंड, इतना लैंड एरिया ही नहीं है जहां पे 3 से ज्यादा लोग लगे, बट ये पूरे के पूरे 5 मेंबर इस एक घर के लोग इसी खेत पे काम करते हैं, ठीक है, फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं। जबकि आपको काम 3 लोगों में चल सकता है, तो ये 2 लोग क्या है, आप जाओगे देखोगे तो ये काम करते दिखेंगे, खेत के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई पेड़ काट, जो भी व्हाटएवर द वर्क दे आर डूइंग, बट दे आर डूइंग समथिंग इन द फार्म, कुछ काम कर रहे हैं। तो ये हिडन है एक तरीके से, अपने को दिख रहा है कि काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली इनकी अगर ये ना होते, अगर ये प्रेजेंट ना होते, तो भी इस क्रॉप प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो देयरफॉर दे आर अंडर एम्प्लॉयड, या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब डिसगाइज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बहरूपिया। तो ये ना होते तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ना था, इसी को कहते हैं अपन डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओके, फिर आपके मेथड्स हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या मेथड्स होने चाहिए अलग अलग। अफोर्डेबल क्रेडिट फैसिलिटी देनी चाहिए आपको एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंडेंट है, और उनको मॉडर्नाइज करने की जो आधुनिक टेक्निक्स है, ट्रैक्टर से या फिर फर्टिलाइजर, या फिर आपने पढ़े होंगे HYV सीड्स है और सब्सिडीज है, वो प्रोवाइड करानी चाहिए ज़्यादा, और एक्सेसिबल होनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए हेल्थ और एजुकेशन सिनेरियो के अंदर, ताकि जो लोग हैं अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन कर सके, ठीक है, सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना रहे। जैसे कि अपन ने ये एग्जांपल देखा, तो ये जो 2 लोग हैं, 2 मेंबर बचे हैं, ठीक है। अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट की इसके अंदर पॉलिसी है नरेगा, तो 2 लोग नरेगा के अंदर जाएंगे तो यहां से तो हटेंगे ना, यहाँ पे जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वो कम होगा, और यहाँ लोग जो भी एक तरीके से इनकम करेंगे वो इस फैमिली में ऐड होगी ना, ठीक है। तो अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, अलग स्कीम्स लेके आए, ठीक है, या फिर जो लोन्स वगैरह है वो दिलाए ताकि वो किसी और जगह कर सके, या फिर जो कोऑपरेटिव है या फिर उनकी सहायता से गवर्नमेंट इनको कुछ अलग प्रोवाइड कराए ताकि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रोल प्ले कर सके, ठीक है। और भी अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, अलग से ट्रैक्टर खरीद ले, ट्रैक्टर खरीद कर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन करे, या ट्रक ले या ट्रांसपोर्टेशन करे, तो आपकी अलग स्टोरीज दे रखी है। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू इंक्रीज डेवलपमेंट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो अच्छी मार्केटिंग हो सके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, और जो दूर जाके भी बेच सके, उतना कॉस्ट उनके पास हेवी ना हो, ताकि उनकी कॉस्ट खुद की पूरी ना हो पाए। इसके लिए गवर्नमेंट को अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। अल्टरनेट सर्विसेज और इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज सेमी रूरल एरियाज के अंदर, जैसे कॉटेज डेवलपमेंट है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, या फिर जैसे आप अमूल के अंदर भी देखो, अमूल की फुल फॉर्म क्या थी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये भी तरीके से कोऑपरेटिव से स्टार्ट हुआ था, डेयरी के अलग से इंडस्ट्री स्टार्ट की, टुडे इज द वेरी यूनिकॉर्न कंपनी एक तरीके से, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है अमूल।
ओके, तो ये कोऑपरेटिव स्टार्ट हो, तो ऐसे कुछ सेमी अर्बन एरियाज में स्मॉल हैंडीक्राफ्ट हो गया, स्मॉल स्केल बिजनेसेस होंगे, या फिर उनको लोन दे, उनको सब्सिडी दे और रजिस्ट्रेशन फ्री की चीज़ें, वन स्टॉप शॉप निकाले, अलग अलग चीज़ें हो सकती है इसके अंदर, वो प्रोवाइड करें ताकि एग्रीकल्चर से इन चीज़ों का सब डिवाइडेशन हो सके इन इंडस्ट्रियल सेक्टर और इन सर्विस सेक्टर। ओके, नेक्स्ट है आपका, दो टाइप के आपके सेक्टर होते हैं सेक्टर्स के अंदर भी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिनके अंदर रेगुलर, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है एक तरीके से जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ, तो और पूरे के पूरे आप ये अलग से नोट कर सकते हो, लेबर लॉज फॉलो करते हैं। ठीक है, लेबर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, ईएसआई एक्ट, काफी सारे एक्ट है, तो लेबर लॉज को फॉलो करते हैं। उनके अंदर लेगल टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के साथ, पूरे लॉ फॉलो करने कर पड़ते हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो मैंने बात की, और भी काफी एक्ट है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, कोई रूल्स रेगुलेशन ये फॉलो नहीं करते, और एक तरीके से क्या है, अनसिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है, आज काम है जरूरी नहीं कि कल हो। ठीक है, फिर आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर की फर्म्स हैं, वो कई बार अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सेटअप कर लेती हैं ताकि उनको लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी कार्रवाई से वो बच सके और ना उनको टैक्सेस वगैरह, इंश्योरेंस के पैसे वगैरह नहीं देने पड़े। जैसे इसका काम होता है सबसे बढ़िया, आप जैसे देखते हो ये जोमेटो वगैरह, स्विगी वगैरह पे है ना, और भी जो डिलीवरी एजेंट होते हैं, और भी अदर ई कॉमर्स के जो हो गए, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, एनीथिंग यू कैन इमेजिन। तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, ये क्या एक तरीके से गिग वर्कर्स हैं। ठीक है, अगर ऑर्डर आया डिलीवरी करेंगे, तो ये भले ही जोमेटो टी शर्ट पहने, अमेजन की टी शर्ट पहने, कुछ भी है नहीं, बट दीज आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ दीज ई कॉमर्स कंपनीज। इनको एम्प्लॉयज नहीं मानते, ये एम्प्लॉयज नहीं है, फ्रीलांसर एक तरीके से इनके लिए। अगर इनको ये एम्प्लॉयज का दर्जा देंगे तो क्या होगा कि इनको सारा क्या करना पड़ेगा, ये जो लेबर लॉज है, मिनिमम वेजेस एक्ट देने पड़ेंगे, इनको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, इनको सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी, और इनको कई चीजें, प्रोविडेंट फंड वगैरह काफी चीजें देनी पड़ेगी, पेंशन वगैरह के भी जो आगे उससे जो कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो करना होता है। तो दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज का दर्जा इनको नहीं दिया जाता। तो इसीलिए कई ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही फर्म्स है ना, वो ट्रेस पास कर जाती है, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सेटअप कराती है, खुद को रजिस्टर नहीं करती है, ताकि वो टैक्सेशन वगैरह और कई चीजों से बच सके। जो जॉब लॉस है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, जो जैसे नौकरियां जा रही है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो इसलिए लोगों को कहाँ जाना पड़ रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जाना पड़ रहा है, जो लो पेइंग होते हैं। ठीक है, और कई वर्कर्स जो वल्नरेबल सेक्शन से आते हैं, जैसे SC और ST, वो उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये डिवीजन है सेक्टर का, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, आपकी बुक में भी डिटेल में दिया हुआ है, और ये ब्रीफ में समरी भी है, जो आपसे डिफरेंस पूछ ले इन 3 मार्क्स, तो यू कैन इजिली आंसर दैट। ठीक है, मेनली डिफरेंस क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो इशू है ना, वो पॉजिटिव में किसके साथ, ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ। तो आइदर लुक इनटू अनऑर्गेनाइज सेक्टर और आइदर लुक इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो विल टॉक अबाउट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वर्कर्स के साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या इश्यूज है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एंटरप्राइजेज है जो जनरली होगी, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होगी, वो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करती है कैसी, ताकि वो टैक्सेस को एवॉइड कर सके, लॉ को फॉलो ना करना पड़े, जो लॉ लेबर्स को बचाते हैं, जो लेबर लॉज मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे। ठीक है, इसी की वजह से लार्ज नंबर ऑफ लोग क्या करते हैं, उनको फोर्स किया जाता है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करें, और उनके साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे उनको फेयर वेज नहीं मिलते, जितना उन्होंने काम किया है उसकी उसको सैलरी नहीं मिलती। क्यों, क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो अब इनको मिनिमम वेजेस एक्ट जो यहाँ पे दिया है वो फॉलो नहीं करना। ठीक है, अर्निंग लो है और रेगुलर नहीं है, एक तो कम है, और दूसरा काम मिला जब अर्निंग है, अगर नहीं मिला तो नहीं है। जॉब सिक्योर नहीं है, और उनके पास कोई अदर बेनिफिट्स नहीं है। जॉब सिक्योर नहीं है मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब तक जरूरत है तब तक रखा, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जब तक ये बिल्डिंग बन रही तब तक मजदूर को काम मिला, व्हेन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो मजदूर क्या हो गया, जॉबलेस। ठीक है, तो सिक्योर नहीं है। और कोई अदर बेनिफिट जो मैंने बात की, अदर बेनिफिट जैसे इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, ESI, पेंशन, बेसिक चीजें नहीं होगी, हेल्थ।
ठीक है, इनके कोई ऐसे बेनिफिट नहीं होंगे इसके अंदर, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे बेनिफिट होते हैं। ठीक है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जनरली वल्नरेबल ग्रुप, SC STs, बैकवर्ड कम्युनिटीज के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इसके अंदर आप पॉइंट ऐड कर सकते हो जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लीव्स नहीं होती पर्टिकुलरली, ठीक है, बोनसेस कोई मतलब नहीं है, ग्रेचुइटी इनको कोई लेना देना नहीं है, ग्रेचुइटी एक्ट से बोनस वगैरह से कोई मतलब नहीं है, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस कोई मतलब नहीं है, जो लीव्स वगैरह छुट्टियां वगैरह होती है वो भी इनको अलॉटेड नहीं होती, और भी कई चीज़ें, सैलरीज वगैरह रेगुलर नहीं होती, देयर आर मेनी थिंग्स। इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का के अंदर प्रोटेक्शन और लॉज लाने के लिए गवर्नमेंट काफी इन पे काम भी कर रही है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने भी हाल फिलहाल गिग वर्कर्स के लिए नया बिल निकाला है, ठीक है, सो काम भी कर रही है। बट फॉर द सोशल, अगर सोशल डिस्क्रिमिनेशन से बचाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो यू शुड प्रोटेक्ट योर अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो, और उसका रेशियो बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर देन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब आता है आपका सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे आप कैसे करते हो, मालिकाना हक के हिसाब से। तो दो तरीका होता है, प्राइवेट, एक तो मेरा मतलब इंडिविजुअल का, दूसरा पब्लिक मींस गवर्नमेंट का, ठीक है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दो हिसाब से अपन क्लासिफाई करते हैं। पब्लिक सेक्टर जो है जिसके अंदर किसकी ओनरशिप है, गवर्नमेंट की। जो एसेट्स है जिसके अंदर सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जो सारे एसेट्स किसके होंगे, गवर्नमेंट के होंगे। एसेट मतलब संपत्ति एक तरीके से, और सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे रेलवेज सरकारी है, पोस्ट ऑफिस सरकारी है, ठीक है। कॉन्ट्ररी प्राइवेट सेक्टर क्या है, जो प्राइवेट ओनरशिप होती है, एसेट्स और डिलीवरी सर्विसेज कौन करेगी, प्राइवेट इंडिविजुअल करेगी या कंपनीज करेगी, जो भी इनकी लाइबिलिटीज वगैरह होगी। जैसे टाटा आयरन स्टील, इसको स्टील प्रोवाइड करता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बहुत सारी इसके अंदर फर्म्स है रिलायंस की, आप जानते हो, जियो, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह, देयर आर मेनी, रिलायंस फ्रेश वगैरह बहुत चीजें। तो ये किसकी है, प्राइवेट ओनरशिप है, ठीक है। इंडियन सिनेरियो के अंदर इसका अगर पूरा जनरलाइज करो तो कुछ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कुछ फर्क इस प्रकार है कि गुड सर्विस जो प्राइवेट सेक्टर में है ना, उनका मेन मोटिव क्या होता है, मुनाफा, प्रॉफिट कमाना, दैट इज मेन मोटिव। तो ये एसेंशियल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता, जो क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक तो कॉस्ट ज्यादा है, और दूसरी बहुत ज्यादा इनकी डिफिकल्टीज होती है। इंडियन गवर्नमेंट है तो एक तरीके सॉवरेन है, तो उनको कोई भी लोन वगैरह, डिबेंचर उनके पास RBI है, तो वो इजीली अवेलेबल होता है, बॉन्ड अवेलेबल होता है। बट एक इंडिविजुअल कंपनी के पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि पूरे देश के अंदर सड़कें बना सके, पूरे देश के अंदर रेलवे चला सके, पूरे देश के अंदर बसें चला सके, और पर्टिकुलरली एक स्टेट के अंदर चलाना भी दैट इज लॉट डिफिकल्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को सर्टेन, इसलिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि सर्टेन सर्विस, कंस्ट्रक्शन करना सड़कों का, ब्रिज पुल बनाना, रेलवेज, हार्बर मतलब जहाँ पे आपकी शिप्स रुकती हो बनाना, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, इरिगेशन प्रोवाइड करना डैम्स के थ्रू, और ये अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना हर किसी के लिए, किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लार्ज स्केल पैसा होता है, ठीक है। आपको बजट आता है हर बार, आप देखते हो लाखों करोड़ों में बजट होता है। गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना पड़ता है ताकि वो कंटिन्यू कर सके प्रोडक्शन कुछ सेक्टर्स के अंदर। जैसे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि कंपनी, एक इंडस्ट्री चल सके। ऑब्वियस बात है, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड नहीं करेगी तो प्राइवेट सेक्टर भी कैसे काम करेगा। इवन आजकल रिलायंस हो गए, आपके अडानीज हो गए, दे हैव आल्सो इलेक्ट्रिकल प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, और आजकल सोलर पावर प्लांट्स भी उनके सो कर रहे हैं। बट एसेंशियली वो एक लेवल तक कर सकते हैं, एवरीवेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम, क्योंकि एक इंडिविजुअल के पास इतना पैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट को ऐसी एक्टिविटीज पे मस्ट स्पेंड करना चाहिए, जैसे हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल। पूरे देश को शिक्षित करना एक प्राइवेट कंपनी की बस की बात नहीं होती, तो गवर्नमेंट ही यह काम कर सकती है। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का भी अपना रोल है। फिर आता है आपका राइट टू वर्क, ठीक है। राइट टू वर्क के बारे में बात करते हैं, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है क्वेश्चन इसका, ठीक है। ओके, अगर लिखा हुआ जाए पूरा आपका MG नरेगा पूछे आपसे, या फिर सीधा नरेगा भी पूछ सकता है, नाम बदल दिया गया वैसे भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन की, इसकी फुल फॉर्म, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, गांवों के अंदर बहुत चलता है ये। कब आया, 2005 में, 2005। इसको अपन क्या कहते हैं, ऑल्सो वी कॉल इट एज राइट टू वर्क एक्ट।
राइट टू वर्क एक्ट। ओके, अब इसके थोड़े जनरल फीचर्स देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। आपको नरेगा के बारे में पूछा जाए, देन सबसे पहले फुल फॉर्म लिख दिया आपने, एक्ट बता दिया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल नरेगा के अंदर क्या होता है, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ज्यादा ही अगर आपको लिखने की इच्छा हो इसके अंदर, ज्ञान मखान ना हो, तो एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या लिख दोगे, इन द ग्राम पंचायत, और टू द लिख लो, टू द रजिस्टर्ड अडल्ट ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया 15 दिन के भीतर, इनको एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन की 15 डेज में अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी गवर्नमेंट, बेरोजगारी भत्ता देगी, सरकार को देना होगा। और बात लिखनी हो तो इसके अंदर सिर्फ मैनुअल वर्क हो सकता है, और इसके अंदर अनस्किल्ड लेबर होगी, कोई स्किल नहीं, ना सेमी स्किल हो सकती है ना स्किल्ड हो सकती है, अनस्किल्ड लेबर होगी। और मैनुअल वर्क मतलब कोई भी मशीन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो आपको खड्डे वगैरह खोदने अपने हाथों से खोदने। ठीक है, और इसके अंदर एक फैसिलिटी और है, और क्या फैसिलिटीज है, 1/3 रिजर्वेशन होगा किसको, महिलाओं को। ठीक है, रिजर्वेशन, ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए होगा। अगर काम होगा तो गांव के 5 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए, अगर नहीं तो उस पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, और इसका ऑडिट कौन करेगा, ग्राम सभा, जिसके अंदर सारे ग्राम सभा के सिटीजन्स वगैरह होते हैं। तो ये कुछ मोरलेस पॉइंट्स हैं, इनके अंदर जो भी आपको 3-4 पॉइंट पसंद आए, यू कैन राइट इन योर आंसर्स, आंसर शीट पेपर में लिख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन ये आते हैं, क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, इससे आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे, अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है वो पूछ लेंगे, ओनरशिप के बेसिस क्या होती है वो पूछ लेंगे, और कुछ डाटा देखे उसमें टेबल बनाने को, चीजें बनाने को बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं आगे, तो वेरियस क्वेश्चंस क्या हैं जो बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर इंक्रीज टू सम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जितना एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में बढ़ा है, नहीं बढ़ा है ना, इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है इसमें। वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में वर्कर्स गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपन ने थोड़ी देर पहले देखा। मोस्ट ऑफ वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होती है, इनकी जॉब सिक्योरिटी होती है। ए प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इन इंडिया वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लार्ज प्रोपोर्शन है। ठीक है, कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज ए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, द एक्टिविटीज इन द प्राइमरी सेकंड टर्शियरी सेक्टर आर कॉल्ड इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कॉटन से क्लॉथ, आपने कॉटन से क्या बनाया, आपने कॉटन से क्या बनाया, क्लॉथ। क्लॉथ को आपने बाद में क्या किया, ट्रांसपोर्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग आ गया, सर्विस सेक्टर आ गया, फिर सेलिंग शॉप्स पे किया आपने, मॉल्स में की। तो पूरा क्या है, एक तरीके से ये इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे निर्भर है ये। अप्रोप्रिएट आंसर चूज कीजिए, द सेक्टर इज क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, वो आपने पढ़ाई है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे किया ना अपने थोड़ी देर पहले। तो कहाँ ओनरशिप, इसके अंदर ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस एंड natural production of commodity mostly through the natural process, natural process करो तो प्राइमरी है। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ, जीडीपी के बारे में बात की थी लास्ट क्लास में। इंटरमीडिएट का कोई मतलब नहीं, इंटरमीडिएट का कोई मतलब नहीं। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ की, फाइनल। ठीक है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए year by a country is gross domestic product of that country, GDP. In terms of GDP टर्शियरी सेक्टर का शेयर 2013 और 14 के बीच में कितना प्रतिशत था, तो मैंने बताया था 50 से 60% था, वहाँ चार्ट के अंदर ही अपन ने लिखा था अभी थोड़े पहले। ठीक है, मैच द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स किस सेक्टर में ये है और उसका सॉल्यूशन क्या है।
तो समस्या दी गई है, उसका समाधान आपको बताना है। अनइरिगेटेड लैंड है तो उसका समाधान क्या होगा? हाँ, एग्रो मिल्स तो बनाओगे नहीं, कोऑपरेटिव तो बनाओगे नहीं, फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट क्या करेगी जब अनइरिगेटेड लैंड है? तो आप क्या करोगे? कैनाल्स बनाओगे। तो पहले क्या हो जाएगा? डी। लो प्राइसेस ग्रेन्स की है तो प्रोक्योरमेंट करेगी कौन? सरकार। डेट बर्डन, डेट बर्डन मतलब उधार चढ़ रहा है तो बैंक्स क्या प्रोवाइड करे? लोन, क्रेडिट पड़े लो इंटरेस्ट पे। नो जॉब इन द सीजन, ऑफ सीजन में कोई भी जॉब नहीं है तो एग्रो बेस्ड मिल्स बनाओ। और डेट बर्डन के लिए ये हो जाएगा बेटा, डेट बर्डन के लिए अपन इस पे चले जाएंगे, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाएंगे ताकि डेट ना हो। और कंपेल्ड टू सेल ग्रेन्स क्या कहते हैं? लोकल ट्रेडर्स को। तो इसका हो जाएगा कहाँ गया? प्रोक्योरमेंट, है ना, प्रोक्योरमेंट करो फूड ग्रेन का। ओके, ऑड वन आउट के बारे में बताओ और वाई। ठीक है, इसके अंदर कौन सा ऑड वन आउट है और वापस बताओ। तो सबसे पहले टूरिस्ट गाइड, धोबी, टेलर, पोर्टर। पोर्टर आपको मटका बना के देता है, टेलर आपको क्या देता है? कपड़े धो के, कपड़े सी के देता है। तो ये भी एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। धोबी दे रहा है आपको क्या? कपड़े धो के दे रहा है। तो भी कुछ ना कुछ ये टूरिस्ट गाइड क्या हो गया? एक तरीके से आपका ये एक तरीके से इसके अंदर ऑड वन आउट है, ये सर्विस सेक्टर का पार्ट आ गया। टूरिस्ट गाइड इन सर्विस सेक्टर, है ना? ठीक है, वो ये हो सकता है सर्विस सेक्टर। टेलर प्रोडक्शन, पोर्टर प्रोडक्शन, धोबी कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है, तो ये सर्विस सेक्टर पार्ट आ जाएगा। टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। पोस्टमैन, कोबलर, सोल्जर, पुलिसमैन, सरकारी, ये सरकारी, पब्लिक ये हो गया प्राइवेट। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये भी एमटीएल, पब्लिक सेक्टर। अब नहीं है, हालांकि अभी क्वेश्चन आ गया तो गलत हो जाएगा। एयर इंडिया इज नॉट पब्लिक सेक्टर, जेट एयरवेज प्राइवेट, ऑल इंडिया रेलवेज पब्लिक सेक्टर। तो जो जेट एयरवेज इसके अंदर ऑड वन आउट है, एयर इंडिया नहीं होगा क्योंकि एयर इंडिया इज नाउ एक्वायर्ड बाय टाटाज। ठीक है, तो ये भी प्राइवेट सेक्टर है। अब क्या है आपका रिसोर्सेज को सूरत के अंदर व्हाट इज द परसेंट ऑफ वर्कर इन ऑर्गेनाइज सिटी, ये कोई टेबल बनाई है, अपना काम करनी है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। डू यू थिंक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर इज यूजफुल? हाँ बिल्कुल यूजफुल है। आप पहले बोलोगे यस यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्टर में आप सेकेंडरी सेक्टर में सबको बांट रहे हो, टर्शियरी सेक्टर में बांट रहे हो, तो आप सबसे पहले देख सकते हो कि कितना परसेंट ये जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितनी यहाँ पे वर्क फोर्स है। और अब हर सेक्टर को इंडिविजुअली एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी सेक्टर के अंदर ग्रोथ कम है तो आप उसके अंदर किस एरियाज पे फोकस करना है, कहां पे अपन इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहां अपन इन्वेस्टमेंट करें, और क्या उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज लाए रिगार्डिंग दैट सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो पॉलिसीज है वो टर्शियरी सेक्टर से कैसे रिलेटेबल हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो अपने को जानना होगा कि कौन से सेक्टर में दिक्कत है, तब उसी के हिसाब से अपन स्कीम्स एंड पॉलिसीज निकाल सकते हैं। ठीक है, for each of the sector that we come across in this chapter, why should one focus on the employment and GDP? Could there be other issues which should be examined and discussed? हर इस चैप्टर में अपन ने देखा कि एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बारे में देखा कि इसी में फोकस क्यों करें अपन, और इनके अलावा भी कोई इशू हो सकते हैं क्या। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी क्यों बताई? क्योंकि जीडीपी से ही आपको पता लगता है क्या कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, वो इसका सोल मेजर है। ठीक है, और जितनी अच्छी आपकी इकोनॉमी होगी उतना ही अच्छा आपका क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, इसीलिए अपन ने मेनली कैसे कंसर्न हुए अपन इकोनॉमी के अंदर, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट से। और भी चीजें हो सकती है क्या जिनको अपन को एग्जामिन कर सकते हैं? हाँ आप कर सकते हो बिल्कुल। आपका हेल्थ सेक्टर कैसा है, एजुकेशन सेक्टर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या परफॉर्मेंस है। तो देयर मेनी एस्पेक्ट्स व्हिच कुड बी एग्जामिन्ड। ठीक है, मेक ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ एडल्ट्स, बना लेना घर बैठ के लिस्ट। हाउ टर्शियरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर, फ्यू एग्जांपल के साथ बताइए। ऑब्वियस बात, टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है।
ये जो इंटरडिपेंडेंसी है वो बढ़ाता है। अगर टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट ना हो तो आप ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज़ें होंगी, बेसिक टर्शियरी सेक्टर के अंदर ओनली सर्विसेज होती है, जैसे एजुकेशन, डॉक्टर, ये सब चीज़ें टर्शियरी सेक्टर्स के अंदर ही डेवलपमेंट होता है इनका। तो आपकी बेसिक चीज़ें ही सही नहीं होगी तो टर्शियरी सेक्टर कैसे काम करेगा? तो होल सोल ये डिफरेंट होता है हर चीज़ से। आपके जो अदर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आपकी एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके बाद काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है जो अपन टर्शियरी सेक्टर में क्लब करते हैं। ठीक है, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट फिर से नहीं बता रहा, आपको बता दिया डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ईच फ्रॉम द अर्बन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज का तो अपने गांव का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, विलेज का ले लिया। अर्बन एरियाज के अंदर आप क्या कर सकते हो? डेली वर्कर्स जो होंगे, ठीक है, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले वर्कर्स है वो भी अर्बन एरियाज के अंदर आएंगे। तो नेसेसरी हुआ तो काम मिल गया, अदरवाइज नहीं मिला। तो देख चुके, दोनों अपन देख चुके। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में वी कैन राइट ए पर्सन इज विलिंग टू वर्क, और उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, बट ही डजंट फाइंड एनी जॉब। तो वो क्या एक तरीके से ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बता दिया, वो काम कर रहा है बट एक्चुअली उसके काम की कोई वैल्यू वर्थ नहीं है। वो को ना भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो इसको अपन हिडन भी कहते हैं। ठीक है, और बहरूपिया टाइप जो मैंने बताया था उसके अंदर, दैट कुड बी आल्सो बी डन। टर्शियरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डू यू एग्री? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कैसे नहीं कर रहा? सिग्निफिकेंट रोल कर रहा है डेवलपमेंट में। ठीक है, नो सॉरी क्या है, यस इट इज प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल। अपन एग्री कर रहे हैं? नो, अपन एग्री नहीं कर रहे बिल्कुल। डू यू एग्री? नो, वी आर नॉट एग्री। ठीक है, क्यों नहीं एग्री अपन? तो सीधी बात है, टर्शियरी सेक्टर ये है जो आपके जितनी भी ज्यादा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विसेज है, सेक्टर है, इनके डेवलपमेंट में काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो, हेल्थ सर्विसेज हो, एजुकेशन सर्विसेज हो, ऑल द थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, artificial intelligence, anything you can write is the part of tertiary sector. Tertiary sector is playing a, in fact, an important role in Indian economy. Service sector in India employs two different kind of people. Who are these? Simple है, Indian सर्विस सेक्टर के अंदर अपन ने देखे थे शुरू में हाई स्किल्ड लोग ज़्यादा इसके अंदर होते हैं, जबकि सस्टेनेंस लेवल वाले जो लोग हैं, ट्रक ड्राइवर वगैरह हो गया, उनकी हालत खराब है। तो सस्टेनेंस या फिर लो स्किल्ड लोग ले लो। तो दो टाइप के ये व्यक्ति होते हैं जिनको ये सेक्टर एम्प्लॉयड करता है। लास्ट, वर्कर्स आर एक्सप्लॉयड इन अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब आप इसके साथ क्या सहमत हैं? इसका रीजन दीजिए सपोर्ट में। तो आप इजीली दे सकते हैं इसके रीजन। यस, हम सहमत हैं इस चीज से। क्यों? क्योंकि वैसा वहां पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। फर्स्ट, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। सेकंड, ग्रेचुइटी, नो लॉज आर फॉलोड। ठीक है, इंश्योरेंस, लो वेजेस, तनख्वाह, ठीक है, आज है काम कल नहीं है, और मेनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा you can write in support of your answer which we studied in unorganized sector. How are the activities in economy classified on the basis of employment condition के हिसाब से कैसे क्लासीफाई करते हैं? तो कैसे क्लासीफाई करते हो? अनऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा ऑर्गेनाइज सेक्टर। बता चुका हूँ चैप्टर की स्टार्टिंग में। यू कैन राइट द आंसर। कंपेयर द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो रिपीट कर करके सेम कंडीशन है, वापस से लिख देना। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या कंडीशन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या कंडीशन है, वापस में बार बार बात नहीं करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंप्लीमेंटिंग नरेगा के? तो सबसे पहले लिखोगे नरेगा की फुल फॉर्म में। सबसे पहला काम क्या है? रोजगार देना लोगों को, 100 डेज ऑफ वर्क टू द पीपल, ऑल्सो नॉन एज राइट टू वर्क भी कहते हैं, राइट टू वर्क भी कहते हैं इसको। और जितने मैंने प्रोविजंस लिखे थे उनको यहाँ पे कोट कर देना, इट विल आंसर योर क्वेश्चन। यूजिंग द एग्जाम्पल फ्रॉम योर एरिया कर लेना, आपके एरिया में जो जो प्राइवेट सेक्टर है उनको कंपेयर कर लेना। डिस्कस द फॉलोइंग टेबल फ्रॉम ईच वन एग्जाम्पल फ्रॉम योर एरिया। तो आपके एरिया में जो जो है बैडली मैनेज और वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है उनको देख लेना। गिव ए फ्यू एग्जाम्पल पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन व्हाई गवर्नमेंट हैज टेकन द। बता दिया था मैंने पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज का नाम। रेलवेज लिख देना, पोस्ट ऑफिस लिख देना, MTNL, हेल्थ, एजुकेशन,
इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, हार्बर्स, एवरीथिंग इज एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटी। ठीक है, ये लिख दिया। गवर्नमेंट इनको क्यों लिया, तो मैंने वापस पहले बताया था, प्राइवेट सेक्टर के लिए एक तो गवर्नमेंट टैक्स आता है सभी लोगों से, गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म है टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम एवरी पर्सन। ठीक है, वो टैक्स ले सकती है। प्राइवेट सेक्टर के पास ऐसा मैकेनिज्म होना, उसको डेवलप करना, इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। प्राइवेट सेक्टर ये चीज नहीं कर सकता, इनके पास इतना फाइनेंस, इतना मैन पावर पॉसिबल नहीं हो सकता। और इवन गवर्नमेंट इनको अगर बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड ना करे तो ये खुद भी ग्रोथ नहीं कर सकते। तो ये बातें हो चुकी सारी। हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन, कैसे करता है पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट। पब्लिक सेक्टर के अंदर देखो आप कितनी चीजें देख सकते हो, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे ओएनजीसी है, आईओसीएल है, सेल है, गेल है, सीए कोल इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, और कितनी पीएसयूज और अपन देख सकते हो, एमडीएल, मजगांव डॉक लिमिटेड, आपका इसरो भी क्या है, पब्लिक सेक्टर है, डीआरडीओ क्या है, पब्लिक सेक्टर है, बार्क क्या आपका पब्लिक सेक्टर है, भेल क्या है, पब्लिक सेक्टर है। तो सबका काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, स्पेस रिसर्च, शिप डेवलपमेंट, ऑयल, स्टील, कोल, तो एवरीथिंग इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हर हिसाब से कंट्रीब्यूट करता है। रादर यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, रादर यू टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, प्रोवाइडिंग हेल्थ, प्रोवाइडिंग ब्रिजेस, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग रोड्स, प्रोवाइडिंग रेलवे नेटवर्क, प्रोवाइडिंग स्पेक्ट्रम नेटवर्क, प्रोवाइडिंग, आप जो बेसिक चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, वो आप इसके अंदर काउंट कर सकते हो इजीली। ठीक है, लास्ट इज द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड द प्रोटेक्शन फॉलोइंग इश्यूज। वेजेस पे तीन चीजें पूछा आपसे, एक तो वेजेस पे पूछा है, दूसरा आप सेफ्टी पे पूछा है, और तीसरा हेल्थ पे पूछा है। ठीक है, वेजेस लो होते हैं, रेगुलर नहीं होते, तो इसके लिए उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सेफ्टी मतलब इंश्योरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, कुछ डैमेज हो जाए तो कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं होती, कोई ईएसआई फॉलो नहीं होती, प्रोविडेंट फंड नहीं होता, तो कोई भी उनको बेनिफिट्स नहीं है, मैटरनिटी बेनिफिट्स वगैरह नहीं है। हेल्थ के हिसाब से कोई भी कंपनसेशन नहीं होता इनको, सिक लीव्स वगैरह नहीं होती। ठीक है, लुक आफ्टर नहीं कर सकते ये लोग। तो तीनों बेसिस पे आप बता सकते हो। ऐसे सारे मैंने एग्जांपल ही लिखे हैं। वेजेस के अंदर लिखोगे देयर आर वेरी लो वेजेस इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, therefore it needs to be protected from the exploitation। एग्जांपल लिख दोगे, लो सैलरी, लो वेजेस, रेगुलर वेजेस आर नॉट प्रोवाइडेड। सेफ्टी के अंदर देयर आर वेरी हजार्डियस एक्ट इन द वेरियस माइनिंग इंडस्ट्रीज और वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनके अंदर के केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे, उनके अंदर सेफ्टी का इशू नहीं होता। अगर इनकेस डैमेज हो जाए तो ना कोई एम्प्लॉयमेंट का जो इंश्योरेंस स्कीम है या वो है, या फिर प्रोविडेंट फंड है उसको पैसा मिल रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। हेल्थ के बारे में कंपनसेशन वगैरह, बीमार हो जाए तो सिक लीव वगैरह नहीं ले सकता, पैसे कटेंगे। तो ऐसे ऐसे फॉलोइंग चीजें नहीं है, तो यू कैन बाय लॉजिक आंसर। लास्ट अहमदाबाद में एक स्टडी की गई जिसके अंदर 15 लाख वर्कर है सिटीज के अंदर, इनमें से 11 लाख काम कर रहे हैं किसके अंदर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, 11 लाख। फिर आपके वर्कर हैं 11 लाख, तो इसमें तो 5 लाख, 4 लाख इसमें हो गए ऑर्गेनाइज में, ये ऑर्गेनाइज में यानी ऑर्गेनाइज में। ठीक है, और टोटल इनकम ऑफ द सिटी 1997 की इसमें कितनी थी, 60 लाख और 60,000 मिलियन, ये टोटल इनकम थी सिटीज की, सिटी की। और जिसके अंदर से 32 मिलियन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरेट हो रही है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी है, 32 मिलियन ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनकम। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी हो गई, 28 मिलियन। ये चार्ट बनाने बोलेगा आगे आपको। प्रेजेंट डाटा इज द टेबल दैट आपको मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है सिटी के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल कितना है, 15 लाख। उसमें से 11 लाख आपके इसके अंदर हो गए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये हो गया आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, और इसके हिसाब से इधर आप वाई एक्सिस पे बना दोगे इसके अंदर परसेंटेज, कितने परसेंटेज लोग है ना, परसेंटेज के हिसाब से आप बना दोगे। हमें 10 से स्टार्ट कर लेना, 100 तक ले जाना। फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन हो गया। मैथमेटिक्स में आप देखते हो, स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा। व्हाट काइंड ऑफ वे शुड बी थॉट फॉर जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी, सिटी के अंदर मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे, सबसे कम, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे अराउंड 28% एम्प्लॉयमेंट किसके अंदर है, आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। तो अराउंड 50% इसके अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम कर रहा है, आसपास हो गया ना, 50%, 60 का 50% ही हो गया। तो इसके अंदर अपन काम कर सकते हैं रेगुलराइज करके।
ठीक है, इनको रजिस्टर करके, ताकि ये मोर और मोर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ सके। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है आपकी वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स कर सकती है, स्कीम्स प्रोवाइड कर सकती है, और अलग अलग लोन्स क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करा सकती है। जीडीपी रुपीज में बता रही है 3 सेक्टर की। अब बेटा मैथमेटिक्स पूरी इसके अंदर, और कुछ नहीं है। प्राइमरी सेक्टर में 52,000 है, 48,500 सेकेंडरी में 1,23,500 करोड़। 3 सेक्टर के अंदर ये जीडीपी है। तो देखो आपको बता रहा है कि 3 सेक्टर के अंदर जीडीपी शेयर निकालो 2013 का। मेथड आपको पता ही है, ये 52,000 है, प्राइमरी का निकालना है तो डिवाइड कर दोगे इनका टोटल सम, तो टोटल सम यहाँ लिख देना, इनटू 100 कर देना, तो कितना आ जाएगा आपका 2,000 का आ जाएगा। इन द सिमिलर वे ये 2013 के भी आ जाएगा। 13 में क्या है 8,00,500 और टोटल सम ऑफ दिस, ठीक है, टोटल सम इनटू 100, तो ये आ जाएगा। शो द डाटा एज डायग्राम, जो ग्राफ गिवन है, ग्राफ अच्छा चैप्टर के अंदर जीडीपी का ग्राफ दिया हुआ है ना आपका, यहाँ पे लाख करोड़ में बता रखा है पूरा, और यहाँ पे लिख देना आप 2,000, यहाँ पे लिख देना 2013। अब इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन डालना है, प्राइमरी का इतना है परसेंटेज, सेकेंडरी का इतना है, टर्शियरी का इतना, इतना बड़ा है इसके अंदर, तो तीनों के अंदर डिवाइड कर देना आपका जो चार्ट दिया हुआ है। कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं बार ग्राफ से, बार ग्राफ से कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं अपन की सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। सर्विस सेक्टर, इसके अंदर टर्शियरी सेक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, और उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है इन द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री और जीडीपी ऑफ दिस कंट्री, इसकी ये जीडीपी इन्होंने दिखाई है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ क्या है, सबसे ज्यादा। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक क्वेश्चन है बेटा लास्ट, वो देख लेते हैं अपन, जिसमें थोड़ा सा आई थिंक सो ये थोड़ा सा कमी रह गया। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर वाला, तो इसको थोड़ा ध्यान से नहीं देखा उस समय। तो अनइरिगेटेड लैंड पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी क्या, कंस्ट्रक्शन करेगी कनाल्स का, ताकि वहां पे खेती हो सके। ठीक है, अगर क्रॉप्स का पैसा कम मिल रहा है, लो प्राइसेस मिल रही है क्रॉप्स के लिए, तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट, और बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट विद लो इंटरेस्ट। तो डेट बर्डन, लो प्राइसेस मिल रही है अगर क्रॉप्स की आपको, तो आप गवर्नमेंट खरीदे, गवर्नमेंट ज्यादा प्राइसेस दे पाएगी इसकी। ठीक है, इसका सी होगा। डेट बर्डन है, तो आप गवर्नमेंट क्या करे, बैंक क्या करे, उधार का बर्डन ना हो, तो बैंक इसमें लोन प्रोवाइड करे कम इंटरेस्ट, ताकि उधार का बर्डन ना हो। अगर ऑफ सीजन में कोई भी जॉब नहीं है, तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करें। लोकल ट्रेडर को ना बेचना पड़े, ताकि वहां पे एग्रो बेस्ड मिल्स बना लो, लोकल ट्रेडर्स को नहीं बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होंगे। ठीक है, आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज दैट टाइम, शायद मेरे से गलती हो गई है, शायद कहीं गलती हुई थी, मैंने देखा भी नहीं उसमें, तो मुझे थोड़ा माइंड में रिवाइंड कर रहा था। ठीक है, आई सो एवरीथिंग इज क्लियर, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट मनी एंड क्रेडिट सून, और उसके देखेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मनी एंड क्रेडिट इज द बेसिक पोर्शन है ना, ज़्यादा कुछ उसके अंदर है नहीं। आपको बेसिक टर्म्स देखनी है, बार्टर सिस्टम टू विल गो अप टू लास्ट, इंडिया के अंदर मनी, फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह कैसे इवॉल्व हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह, कोऑपरेटिव जो बात करी वो उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।